हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। यह टॉपिक बीपीएससी, बिहार से सीजीएल, इंटर लेवल, बीएसओ, बीपीएससी, एईडीओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में रचित है तथा इसके पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है? तो एक का आंसर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है और इसमें किस राजा के जल विलप बाढ़ की कथा का उल्लेख है? तो दो का आंसर हो जाएगा बॉल, यजुर्वेद, विदेह माधव। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारतीय दर्शन के संदर्भ में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तथा इसका मूल ग्रंथ कौन सा है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, गौतम न्याय सूत्र। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टाध्यायी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 का आंसर हो जाएगा कैट, एक और दो दोनों। अष्टाध्यायी क्या था? तो यह संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ था और इसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कौन सा अंग व्याकरण से संबंधित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बॉल। वेद की संख्या टोटल 4 था और वेदांगों की कुल संख्या टोटल 6 है। और वेदांगों के कौन सा अंग व्याकरण से संबंधित है? तो छठा है जो व्याकरण से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, जैन साहित्य आगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डॉग, विपाक सूत्र जैन ब्रह्मांड विज्ञान से रिलेटेड नहीं है, ये गलत है। आचरांग सूत्र का संबंध किससे है? तो भिक्षुओं के आचार नियम से रिलेटेड है। भगवती सूत्र का संबंध किससे है? तो महावीर स्वामी का जीवन एवं 16 महाजनपद से रिलेटेड है। और ज्ञाता धर्म कथा किससे रिलेटेड है? तो महावीर की शिक्षाएं और आख्यान से रिलेटेड है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध साहित्य पिटकों में से किस पिटक में संघ के नियम और अनुशासन का विशेष संकलन मिलता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बॉल, विनय पिटक से बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख किया गया। और सूत पिटक से क्या मिला? तो बुद्ध के उपदेश। क्वेश्चन नंबर 8, पुराणों के पंच लक्षण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, मत्स्य पुराण में पुराणों के 5 लक्षण स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संगम साहित्य के अंतर्गत रचित महाकाव्य शिल्पादिकर्म के रचयिता कौन है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बॉल, इलांगो अडिगल। शिल्पादिकर्म के रचयिता कौन है? तो इलांगो अडिगल। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरणों और प्रकरणों का विभाजन किया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बॉल, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम किस शिलालेख में अशोक नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? 11 का आंसर हो जाएगा बॉल, मस्की लघु शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे और यह किस लिपि में उत्कीर्ण है? 12 का आंसर हो जाएगा ए, हरिसेन, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हाथी गुफा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक की उपलब्धियों का मुख्य ऐतिहासिक स्रोत है? 13 का आंसर हो जाएगा बॉल, कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, जूनागढ़ गिरनार शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य पूछ रहा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा कैट, इसमें हुन आक्रमण का पराजय का वर्णन है, यही गलत है। जूनागढ़ गिरनार शिलालेख में यह संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है और इसमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है और इसे शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने जारी किया था। जूनागढ़ शिलालेख किसने जारी किया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने, और इसमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है और यह संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन मुख्य रूप से किस धातु के सर्वाधिक बने थे? तो 15 का आंसर हो जाएगा बॉल, रजत, चांदी और तांबा का। आहत सिक्का किस धातु के बने थे? तो चांदी और तांबा का। क्वेश्चन नंबर 16, कुषाण शासक कनिष्क
के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक किस धातु के सिक्के चलाए गए थे? 16 का आंसर हो जाएगा कैट। शुद्ध स्वर्ण सिक्के जिसे दिनार बोला जाता था, सोने के सिक्के चलाए गए थे। कनिष्क का संबंध कौन से वंश से था? तो कुषाण वंश से रिलेटेड था। उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जिसे दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त काल में जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था और सबसे अधिक सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा बॉल। अभी बताया है दिनार, जो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था और सबसे अधिक सिक्के सोना के मिले हैं, स्वर्ण के। क्वेश्चन नंबर 18, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 18 का आंसर हो जाएगा बॉल। यह मूल रूप से नष्ट हो चुकी है, किंतु इसके अंश बाद के यूनानी लेखकों के उदाहरण में सुरक्षित है। 18 का आंसर हो जाएगा बॉल। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह इंडिका क्या, तो यह मूल रूप से मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और यह मूल रूप से नष्ट हो चुकी है, किंतु इसके अंश बाद के यूनानी लेखकों के उद्धरणों में सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 19, चीनी यात्री हुएनसांग भारत की शताब्दी में आया था और इसके शासनकाल में 19 का हो जाएगा आंसर बॉल। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री कौन कौन थे? तो चीनी यात्री का टिक है FISH, ठीक है। F फॉर फाइयान हो गया, और I फॉर फिर यहाँ पर क्रॉस है, तो H फॉर क्या हो जाएगा? हुएनसांग, और फिर S फॉर हो जाएगा, I फॉर हो जाएगा इतिसंग, और S फॉर हो जाएगा संयुगन। फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। हुएनसांग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था फाइयान, और हुएनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इन्होंने सुयुकी नाम पुस्तक लिखा था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और इतिसंग भी 7वीं शताब्दी में भारत आया था, और संयुगन भी एक चीनी यात्री था जो सबसे लास्ट में आया था। क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री हुएनसांग भारत की शताब्दी में आया था, तो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 20, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद का मुख्य विषय क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बॉल। किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद का मुख्य विषय क्या है? तो भारत का भूगोल, धर्म, दर्शन और सामाजिक दशा। अलबरूनी कौन था? तो उसने किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद नामक पुस्तक लिखा था, जिसका मुख्य विषय क्या था? तो भारत का भूगोल, धर्म, दर्शन और सामाजिक दशा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण हैंड एक्स किस वर्ष और कहाँ खोजा गया था? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए 1863 ईस्वी में पलवरम मद्रास में। 21 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पुरापाषाण काल को उनके उपकरणों और जलवायु परिवर्तन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बॉल, 3 भाग में। पुरापाषाण काल को उनके उपकरण और जलवायु परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बॉल, प्रागैतिहासिक पाषाण शैलचित्र के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बॉल, माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरण। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पशुपालन का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले सबसे प्राचीन मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान। भारत में पशुपालन का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले सबसे प्राचीन मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 26, नवपाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड की मुख्य सांस्कृतिक क्रांति क्या मानी जाती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बॉल, कृषि का आरंभ और पशुपालन का अस्थायी जीवन। नवपाषाण काल में क्या स्टार्ट हो गया था? तो कृषि का आरंभ हो गया था और पशुपालन का अस्थायी जीवन हो गया था, जबकि पशुपालन मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मध्यपाषाण काल में ही मिलने लगा था, और मध्यपाषाण काल में पहला पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। नवपाषाण काल की मुख्य सांस्कृतिक क्रांति क्या मानी जाती है? तो कृषि का आरंभ और पशुपालन का अस्थायी जीवन।
क्वेश्चन नंबर 27, भारत का वह कौन सा नौपाषाणिक स्थल है जहां गर्तावास गड्ढे वाले घर के साथ मिले हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा बॉल बुर्ज होम, कश्मीर में गड्ढे वाले घर के साथ मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नौपाषाण कालीन स्थल चिरंड वर्तमान भारत में किस, यहाँ पर चिरंड या चिरांद भी लिखा हुआ रहता है, वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है और यहाँ की क्या विशेषता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बॉल चिरांद कहाँ है? तो बिहार। प्रचुर मात्रा में हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, राख के टीले। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के लोगों की क्या मुख्य विशेषता था? तो राख के टीले, एसमोंड वहाँ फेमस था। क्वेश्चन नंबर 30, मेहरगढ़ जो अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में है किस काल का स्थल है और इसका क्या महत्व है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बॉल नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल का स्थल है जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि एवं गेहूं जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? तो वर्तमान में बलूचिस्तान और पाकिस्तान में है। वह नवपाषाण काल से रिलेटेड था और इसका महत्व क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि एवं गेहूं जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ताम्रपाषाण काल कैलकोलिथिक पीरियड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बॉल तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का प्रयोग जारी रहा। ताम्रपाषाण काल में तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का प्रयोग जारी रहा था कैलकोलिथिक पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 32, जारवे संस्कृति किस राज्य की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा कैट, महाराष्ट्र का। जारवे संस्कृति का संबंध कौन से राज्य से था? तो महाराष्ट्र राज्य से था। क्वेश्चन नंबर 33, कायथा संस्कृति और आहार जिसे बनास कहा जाता था संस्कृति के संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश से रिलेटेड था और आहार बनास राजस्थान से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 34, ताम्रपाषाण काल में बच्चों को दफनाने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में संबंध में कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है जहां कलश में रखकर शव दफनाए जाते थे? 34 का आंसर हो जाएगा बॉल जारवे संस्कृति में कलश में रखकर शव दफनाए जाते थे। ताम्रपाषाण काल में बच्चों को दफनाने की प्रथा के संबंध में कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो जारवे संस्कृति फेमस है जहां कलश में रखकर शव दफनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 35, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है जहां से क्या विशेष साक्ष्य मिला है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, किलेबंदी और मातृदेवी की मूर्ति तथा शिल्पकार के घर। इनाम गांव से क्या साक्ष्य मिला है? तो किलेबंदी और मातृदेवी की मूर्ति तथा शिल्पकारों के घर। क्वेश्चन नंबर 36, महापाषाण संस्कृति मेगालिथिक कल्चर मुख्य रूप से भारत के किस भाग से संबंधित है? 36 का आंसर हो जाएगा बॉल दक्षिण भारत और मध्य भारत का कुछ भाग से। महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से भारत के किस भाग से संबंधित है? तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के कुछ भाग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 37, महापाषाण यानी मेगालिथ स्मारकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 37 का आंसर हो जाएगा बॉल मृतकों के शवों या उनकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने हेतु पाषाण समाधियाँ। महापाषाण स्मारक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मृतकों के शवों या उनकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने हेतु पाषाण समाधियाँ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण प्रकार नहीं है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डॉग माइक्रोलिथ महापाषाण प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में लोहे का प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1000 ईसा पूर्व किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? 39 का आंसर ये हो जाएगा अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से भारत में लोहे के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बॉल सिक्कों और मुद्राओं का। न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों और मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, अभी बताया है। और हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ईटी संघ 7वीं शताब्दी में भारत आया था।
सब बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 42, फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा बॉल चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वैदिक काल की नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नामों में कौन सा युग गलत है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डॉग, वितस्ता, चिनाव, ये गलत है। कुंभा काबुल सही है, परुशनी रावी सही है, सतुद्री सदला, और वितस्ता का क्या था? तो झेलम था, और विपाशा का ब्यास, सतुद्री सतलज। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र बन गया था? 44 का आंसर हो जाएगा बॉल गंगा यमुना दोआब ब्रह्म ऋषि देश। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र बन गया था? तो गंगा यमुना दोआब ब्रह्म ऋषि देश। क्वेश्चन नंबर 45, गोत्र प्रथा का संस्थागत रूप से सर्वप्रथम उल्लेख किस काल में मिलता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बॉल उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो 46 का आंसर हो जाएगा कैट, दर्शन, ब्रह्मा विद्या और आत्मा परमात्मा का ज्ञान। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन, ब्रह्मा विद्या और आत्मा परमात्मा का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बॉल जवालो उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य कितना है? तो 0 से 25, फिर गृहस्थ 25 से 50 और वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी 75 से 100। क्वेश्चन नंबर 48, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बॉल मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 49, वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सही कौन सा है? 49 का आंसर हो जाएगा बॉल समिति केंद्रीय राजनीतिक सभा थी जिसमें राजा का चुनाव होता था और सभी वृद्धों कुलीन वर्ग की थी। वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो समिति केंद्रीय राजनीतिक सभा थी जिसमें राजा का चुनाव होता था और सभा वृद्धों या कुलीन वर्गों की थी। क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन भारत में अहिंसा का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से प्रखरता से उभरा है? 50 का आंसर हो जाएगा बॉल अरण्यक उपनिषद में। अरण्यक एवं उपनिषद में अहिंसा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रखरता से उभरा है। अरण्यक एवं उपनिषद में अहिंसा का सिद्धांत मिला है। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो 51 का आंसर ए हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं किंतु उत्तर पश्चिम में शाहबाज, गढ़ी और मानसेहरा में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? तो 52 का हो जाएगा बॉल प्राकृत खरोष्टी लिपि। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो प्राकृतिक लिपि में लिखा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? तो प्राकृत लिपि में लिखा गया है। ज़्यादातर प्राकृत लिपि में उनके अभिलेख थे अशोक के, किंतु उत्तर पश्चिम में शाहबाज, गाड़ी और मानसेहरा एसएम जो थे वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। कौन कौन? तो S4 शाहबाज, गाड़ी और मानसेहरा, ये 2 अभिलेख थे जिसे खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 53, समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर कौन सा लेख अंकित है? तो 53 का आंसर हो जाएगा बॉल अश्वमेध पराक्रम। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर कौन सा लेख अंकित है? तो अश्वमेध पराक्रम। क्वेश्चन नंबर 54, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस हुन राजा को पराजित किया था? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए तोरमान। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस हुन राजा को पराजित किया था? तो तोरमान ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 55, प्राचीन भारत में हिरण्य कर टैक्स किस रूप में वसूला जाता था? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए नगद कर के रूप में। हिरण्य कर नगद कर के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 56, संगम युग में उरैयूर किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए सूती वस्त्र और कपास के लिए फेमस था उरैयूर संगम युग में। क्वेश्चन नंबर 57, तमिल साहित्य में मुब्बर
तीन मुखिया शब्द किन तीन राजवंशों के लिए प्रयोग किया जाता था? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, चोल, चेर, पांड्य। तमिल साहित्य में मूवर यानी तीन मुखिया शब्द किन तीन राजवंशों के लिए प्रयोग किया जाता था? तो चोल, चेर, पांड्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन भारत में श्रेणी क्या थी? तो 58 का आंसर हो जाएगा बॉल, व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन। प्राचीन भारत में श्रेणी क्या था? तो व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है बल्कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो कौन है? 59 का आंसर हो जाएगा बॉल, आहर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है बल्कि ताम्रपाषाण संस्कृति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो 60 का आंसर हो जाएगा बॉल, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में किसके शासनकाल में हुआ था? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु के काल में। बौद्ध धर्म के 4 संगीति हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ। किसके शासनकाल में? तो पहला हुआ था अजातशत्रु, फिर दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुआ था। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था और दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडल वन कश्मीर में। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बौद्ध संगीति बिहार के बाहर हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार के बाहर यानी कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति का आयोजन राजगीर के किस गुफा में हुआ था? तो सतपर्णी गुफा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, जैन धर्म की द्वितीय महासंगति का आयोजन कहाँ हुआ था जिसके अध्यक्ष देवगनी क्षमा श्रवण थे? तो 62 का आंसर हो जाएगा कैट वल्लभी, गुजरात में। जैन धर्म के पहला महासंगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा कहाँ हुआ था? तो वल्लभी, गुजरात में। जिसके अध्यक्ष कौन था द्वितीय के? तो देवगनी क्षमा श्रवण। क्वेश्चन नंबर 63, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु जैसे ग्रंथों में प्राचीन भारत के कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बॉल, 16। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु जैसे ग्रंथों में प्राचीन भारत के कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? तो 16। टोटल महाजनपद की संख्या कितना था? तो 16 महाजनपद आपको याद करने होंगे और उसकी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 64, 16 महाजनपदों में से बिहार के क्षेत्र में स्थित महाजनपद कौन से थे? अभी बताएं कि टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है, जिसमें से बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, मगध, वज्जी और अंग। मगध हो गया गया पटना के क्षेत्र, और वज्जी हो गया वैशाली, और अंग हो गया भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 65, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी और इसे विश्व का कौन सा पहला गणतंत्र माना जाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा बॉल, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और इसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। बस वैशाली क्या थे? तो गणराज्य था, रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 66, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस राज्य या कुल से था और उनके 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? 66 का आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा ए, महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। 23वां कौन था? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वां कौन था? टोटल 24 तीर्थंकर थे। 23वां थे पार्श्वनाथ और 24 कौन थे लास्ट? तो महावीर थे। और प्रथम कौन थे? तो ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ का संबंध पार्श्वनाथ थे, जिसका संबंध किस राज्य या कुल से था? जिसका संबंध
किस राज्य या कुल से था और उनके 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा जो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 67, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो 67 का आंसर हो जाएगा बॉल। अपना प्रथम उद्देश्य धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषिपत्तनम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित 4 प्रमुख तीर्थों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर में से एक नहीं है? तो 68 का आंसर हो जाएगा बॉल श्रावस्ती। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था, मृत्यु। आंसर बॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, जैन धर्म के तीर्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के तीर्थ कौन है? तो ज्ञान, दर्शन, आचरण, जिसे चरित्र भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखाली गोसाल पुत्र। 70 का ए। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत में अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म से जुड़ी है? तो कौन सा धर्म से जुड़ा है? 71 का आंसर हो जाएगा बॉल। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 72, मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न विभागों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया जाता था। विभिन्न विभागों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 73, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग बहुतायत से हुआ है? 73 का आंसर हो जाएगा बॉल प्राकृत। अभी बताया अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग बहुतायत से हुआ है? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ है, मगध एवं सौरसैनी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था? 74 का आंसर हो जाएगा बॉल लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पाकालीन स्थलों में से जूते हुए खेत का साज कहाँ से मिलता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साज प्राप्त हुआ। धौलावीरा गुजरात की सबसे अनूठी पुरातात्विक विशेषता क्या है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, धौलावीरा से विशाल जल प्रबंधन प्रणाली की विशेषता मिला है। क्वेश्चन नंबर 77, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डॉग। 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति मिला है। 4 वर्ण कौन थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। और ऋग्वेद के 3रा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सवित्री देवता को से रिलेटेड है, समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 78, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 78 का आंसर हो जाएगा ए, 108। पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108, वेद 4 और वेदांग 6। क्वेश्चन नंबर 79, प्राचीन भारत में निसर्ग और शतमान क्या थे? 79 का आंसर बॉल हो जाएगा प्रारंभिक विनिमय के माप या सिक्के मुद्रा। निसर्ग और शतमान क्या थे? तो प्रारंभिक विनिमय के माप या सिक्के मुद्रा थे। क्वेश्चन नंबर 80, महाजनपद काल में भागदूत नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो 80 का आंसर हो जाएगा बॉल कर संग्रह करने वाला मुख्य अधिकारी भागदूत कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, मिल्स और गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में किसका उपयोग किया? 81 का आंसर हो जाएगा ए, स्तरीकरण और कार्बन डेटिंग तकनीक का। मिल्स और गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में किसका उपयोग किया था? तो स्तरीकरण और कार्बन डेटिंग तकनीक का। क्वेश्चन नंबर 82,
भारत में प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म फॉसिल्स एकमात्र महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, हथनौरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से। हथनौरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से क्या मिला है? तो मानव के जीवाश्म मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नौपाषाणिक धन की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में किस स्थल से मिले हैं? 83 का आंसर है हो जाएगा ए, कुलडीहवा होता है। कुलडीहवा जो यूपी में है, वहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 84, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पेरिपेल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का क्या महत्व है? 84 का आंसर हो जाएगा बॉल। यह अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा रचित लाल सागर और भारतीय बंदरगाह के व्यापारों का विवरण है। पेरिपेल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का क्या महत्व है? तो यह अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा रचित लाल सागर और भारतीय बंदरगाह के व्यापारों का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 85, तमिल ग्रंथ मणिमेकले के रचयिता कौन है? यह किस धर्म से प्रभावित है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, सतनाथ बौद्ध धर्म से। मणिमेकले के रचयिता कौन है? मणिमेकले क्या है? तो एक तमिल ग्रंथ है जिसके रचयिता सतनार है और यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो 86 का आंसर हो जाएगा बॉल, सामवेद। संगीत सामवेद से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 87, अथर्ववेद में मुख्य रूप से किसका संकलन है? 87 का आंसर हो जाएगा बॉल। अथर्ववेद में जादू टोना औषधियाँ और लोक परंपराएं से रिलेटेड है। अथर्ववेद में सभी ये सब जादू टोना औषधि और लोक परंपराएं ये सब अथर्ववेद में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, प्राचीन भारतीय इतिहास में महाशिलावृता पद्धतियों में निम्नलिखित में से क्या दफनाया जाता है? महाशिलावृता पद्धति में क्या दफनाया जाता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा बॉल, मृत व्यक्ति के साथ उसके दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन और आभूषण। महाशिलावृता में क्या दफनाया जाता है? तो मृत व्यक्ति के साथ उसके दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन और आभूषण। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 89 का आंसर हो जाएगा डॉग। ज्योग्राफिका पुस्तक के लेखक कौटिल्य है, ये बिल्कुल गलत है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। हुएनसांग ने सुयुकी नामक पुस्तक लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार के प्राचीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल कौन सा है जहाँ से मौर्यकालीन प्रसाद के अवशेष मिले हैं? तो 90 का आंसर हो जाएगा ए, कुम्हरार, पटना से मौर्यकालीन प्रसाद के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन भारत में अग्रहार अनुदान किससे संबंधित था? तो 91 का आंसर हो जाएगा बॉल, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि या गांव का अनुदान। प्राचीन भारत में अग्रहार अनुदान किससे संबंधित था? तो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि या गांव का अनुदान। क्वेश्चन नंबर 92, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में भुक्ति क्या था? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, प्रांत। भुक्ति एक प्रांत था गुप्तकालीन व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध में अशोक के हृदय परिवर्तन और शांति की नीति का वर्णन करता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, प्रमुख शिलालेख 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध में अशोक के हृदय परिवर्तन और शांति की नीति का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में खोजे गए ताम्र पाषाणिक स्थल में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेरिया मध्य प्रदेश से ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार मिला है। क्वेश्चन नंबर 95, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी और उनका मुख्य पेशा क्या था? 95 का आंसर हो जाएगा बॉल, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी और उनका पेशा पशुपालन और कृषि था। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 96 का आंसर हो जाएगा डॉग, अथर्ववेद। शुरू के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं, लेकिन अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में विभिन्न दार्शनिक मतों और विचार का विस्तृत खंडन एवं संकलन मिलता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मजाल सूत्र दीघ निकाय में बौद्ध धर्म के विभिन्न दार्शनिक मतों और विचारों का विस्तृत खंडन एवं संकलन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 98, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में रोमन सिक्के के बड़े पैमाने पर मिलने से किस बात का पता चलता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ए, भारत और रोम के बीच प्रगाढ़ समुद्री व्यापार। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में रोमन सिक्के के बड़े पैमाने पर मिलने से किस बात का पता चलता है? तो भारत और रोम के बीच प्रगाढ़ समुद्री व्यापार, इंडो रोमन ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 99, महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में मेनहीर क्या होता था? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, मेनहीर क्या था? तो जमीन में गाड़ा गया लंबा खड़ा पाषाण स्तंभ। मेनहीर क्या था?
महापाषाण संस्कृति में तो जमीन में गाड़ा गया लंबा खड़ा पाषाण स्तंभ था, स्टैंडिंग स्टोन। क्वेश्चन नंबर 100, प्राचीन बिहार के इतिहास के पुरातात्विक अध्ययन हेतु चिरांद जो सारण में है स्थल की खोज का मुख्य महत्व किस काल के संदर्भ में है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण संस्कृति। प्राचीन बिहार के इतिहास के पुरातात्विक अध्ययन हेतु चिरांद यानी सारण स्थल की खोज का मुख्य महत्व किस काल के संदर्भ में है? तो नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण संस्कृति का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।